तरह होना चाहिए। और जब हम इस आचरण को अपने आप में ढाल लेते हैं तो हम स्वयं जमीन पर होते हैं, और जमीन में एक बीज डालने से एक बीज से कितना पेड़, और पेड़ से कितने फल, और फल से कितने चीजें हमारे जहन में आती हैं, वो चीजें समझिए। तो हमें बीज बनकर काम करना है मित्रों। आज ये सभागार में एक एक व्यक्ति बैठा है, 1-1 लाख के बराबर है। यह संख्या बल की बात नहीं है, यह संख्या बल की बात नहीं है। यहाँ वो लोग बैठे हैं जिनके मन में पीड़ा है, वेदना है, व्यथा है, कष्ट है, दुख है, जिनका शोषण हुआ है, जिनका उत्पीड़न हुआ है, वो आज पीड़ित हैं। वो लोग मौजूद हैं यहाँ पर, और एक एक व्यक्ति 1-1 लाख में तब्दील होगा। और ये आंदोलन जमीन पर उतरकर माननीय काशीराम जी के आंदोलन को पुनर्जीवित करेगा। इसी पूरी आशा और विश्वास के साथ मैं सरदार मुकेश सैनी आपके साथ पुनः ये निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि मित्रों किसी तरफ देखना मत, न किसी को दिखाना। यहाँ से जाने के बाद ये आंदोलन प्रारंभ हो जाना चाहिए। किसी को भूल करके भी आवश्यकता नहीं है। आप जिस जिले में आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ का पत्रकार, वहाँ का मीडिया, वहाँ की जनता ये बोलेगी, स्वयं बोलेगी कि काम कहाँ शुरू हो गया है। आप एक डेवलपमेंट नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई है, एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें बहुजनों की जो भागीदारी होती है वो कहीं ना कहीं इस समय में नहीं देखने को मिल रही है। इसी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट KKL गौतम जी। सर, पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में। बहुत धन्यवाद आपका। सर, बात करें हम जिस तरीके से पहले देखा जाए तो बहुजनों की भागीदारी होती थी हर चीज़ में, लेकिन कहीं ना कहीं अब बहुजन भी जो हैं अपने अपने दल बना करके बैठ गए हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? ये आपने जो बात कही है सही कही है कि हमारे बहुजन जो नेता हैं उन्होंने भी अपने अपने दल बना के रखे हुए हैं, जिससे थोड़ा सा बहुजन जो आंदोलन है वो कमज़ोर पड़ता है। उसी कड़ी में आज माननीय दद्दू प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री ने आज एक सेमिनार आयोजित किया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, न्यू दिल्ली में। इसमें इनमें 6 मुद्दे हैं और इनका मुख्य मुद्दा जो है समान शिक्षा। तो जो समान शिक्षा है उसका मतलब ये है कि आप पूरे देश में एक प्रकार की शिक्षा दें ताकि जो भेदभाव है, ऊंच नीच है, वो ज़्यादा पनप न पाए। आपका उद्देश्य है कि जहाँ एक चपरासी का बच्चा पढ़े वहीं राष्ट्रपति का भी बच्चा पढ़ना चाहिए, जिससे एक समानता स्थापित हो सके। और जो आज देश में जो अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, इसमें कमी लाने का प्रयास किया जा सकता है। वो एक मात्र माध्यम है समान शिक्षा। समान शिक्षा से हमारा तात्पर्य है कि आपका जो एजुकेशन बोर्ड है वो एक समान होना चाहिए, आपका जो पैटर्न पद्धति है वो एक समान होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि एक लेकिन सरकार तो कहती है हमने समान कर रखा है, समान एक गरीब का बच्चा भी किसी भी स्कूल में पढ़ सकता है। नहीं, स्कूल में तो पढ़ सकता है, बट जो आपका जो बोर्ड है, एजुकेशन सिस्टम का जो बोर्ड है वो अलग अलग है। जैसे आप देखें उत्तर प्रदेश सरकार का अपना यूपी बोर्ड है, NCERT का एक अपना बोर्ड है, CBSE बोर्ड अलग है, हर स्टेट का एक अपना अपना बोर्ड है जिसकी सिलेबस सब अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस हैं। कहीं आप देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चा नर्सरी क्लास से ही इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर देता है, वहीं हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चा है 6 क्लास में जब पहुंचता है तब इंग्लिश की शुरुआत की जाती है। ये जो भेद है, डिफरेंसेस हैं, ये नहीं होने चाहिए। आज की जो ज़रूरत है, इंग्लिश एक भाषा ऐसी हो गई है कि जिसके बिना आपका इस देश में काम नहीं चल सकता है, और जिसके बिना आप अच्छी स्टडी और अच्छा एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा एक ये सरकार से मांग है, प्रार्थना है कि आप एक समान एजुकेशन में शिक्षा को अहम रोल देते हुए नर्सरी स्कूल से ही, सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल हो, उन सब में जो है लैंग्वेज एक कर देनी चाहिए, जिससे कि उच्च शिक्षा में जो बच्चे विद्यार्थी आते हैं उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। क्योंकि मैंने अभी देखा है कि स्टेट लैंग्वेजेस में बच्चे जो है हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन भी अपनी स्टेट लैंग्वेज करते हैं, बट उसके बाद जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लिश
का सीखना ज़रूरी होता है। यदि वो इंग्लिश नहीं सीखता है तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने में उसको बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि जो मटेरियल है, विषय का जो मटेरियल है, वो सब इंग्लिश भाषा में ज़्यादा उपलब्ध है, मातृभाषा में बहुत ही कम उपलब्ध है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे बच्चे जो है अशिक्षित रह जाते हैं या उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारा ये मांग है कि पूरे देश में, भारत जब एक देश है, एक राशन कार्ड है, बना सकता है, तो इसी प्रकार से भारत की जो शिक्षा पद्धति है वो भी समान शिक्षा पद्धति पर आधारित होनी चाहिए, जिससे देश का विकास हो सके। सर, बात करें हम लगातार जातिगत गणना की बात कहें तो जंतर मंतर से भी उठ रही है इसकी मांग। अलग अलग राज्यों में इसके प्रति जो है प्रदर्शन भी जारी है। क्यों लग रहा है कि सरकार क्यों नहीं कर रही है जातिगत जनगणना, क्यों नहीं करवाना चाह रही है? अब ये तो सरकार का आंतरिक मामला है, बट अब जिस आप देश भी तो एक अधिवक्ता हैं, आप कहाँ तक सोचते हैं क्यों नहीं करवाना चाह रहे? मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, ये तो एक सरकार का अपना आंतरिक मामला है, बट हम भारत के देश के नागरिक हैं और भारत आपको पता है कि कई जातियों में बटा हुआ है, और उसी तरह से एक बहुजन समाज भी निकला हुआ है जो 85% की भागीदारी रखता है। तो इन 85% जो बहुजन समाज है, इसकी एक डिमांड है कि हमारी जाति की जनगणना हो सके, जिससे हमारी जो भागीदारी है और बढ़ सके, और जो देश के संसाधन में उसमें बंटवारा बराबर तरीके से हो सके, जिससे ऊंच नीच, निर्धन अमीर का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कम से कम हो सके, ताकि जो है देश को जो उन्नति होने में इसको सहयोग मिलेगा और देश जो है अन्य देशों के मुकाबले जो है अपना प्रगति करेगा। देश की जनसंख्या का जनगणना करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे आप अपने जो योजनाएं हैं, देश जो सरकारें जो योजनाएं बनाती हैं, उसमें बहुत ही सहयोग मिलता है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो बहुजन समाज है, जिसमें शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, अति पिछड़ा वर्ग है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। यदि इनको ध्यान में नहीं रख के हम योजना नहीं बनाएंगे तो अपना देश जो है तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए इनकी जनगणना कराना बहुत ही आवश्यक है, ताकि इनके जो जीवन स्तर को इससे ऊपर उठाया जा सके। जी सर, बात करें हम, आज भी भेदभाव का जो सामना है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज झेल रहा है। 21वीं सदी है, सरकार भी कहती है कहीं ना कहीं हम छुआछूत को ख़त्म कर दिया है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं छुआछूत है सर। क्यों, क्या कारण है? नहीं, बात तो सही है, छुआछूत है और ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसका उपाय एकमात्र आज भी डाटा उठा के देख लिया जाए, क्योंकि आप एक अधिवक्ता हैं, आप भी बखूबी जानते हैं, डाटा अगर उठाया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर रेप के केसेस आएंगे तो वो दलित महिलाओं के होते हैं। सर क्यों? नहीं, बात सही है। इसका एकमात्र उपाय जो है, हमें उपाय की तरफ जाना चाहिए कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं। इसका जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, वहाँ से आपको डाटाज मिल जाएंगे। इसका उपाय है शिक्षा, एजुकेशन। हमारे रूरल एरियाज़ में अभी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा जो है वो पूर्ण नहीं है। हमें इसके लिए प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना होगा, ताकि हमारे देश का जो बच्चा है वो एजुकेशन ले और शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उसको सही गलत में अंतर प्राप्त कर सके, जिससे महिलाओं की इज्जत करने का उसको वहाँ से सीखने को मिलता है। तो यदि हम एजुकेशन पे जोर देते हैं, प्राथमिक एजुकेशन पे जोर देते हैं, तो इससे कम से कम कुछ तो समस्या का समाधान हो ही सकता है। यदि हम एजुकेशन नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे सही तरीके से, तो ये समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जाएंगी। हमने देखा है कि अधिकतर ये जो केसेस आपने जो बताए हैं, ये सब अधिकतर जो है अशिक्षित हैं, और जो जिन्होंने घर में परिवारों ने उनको ये समझाया नहीं है, वहीं से ज़्यादा ये केसेस आए हैं। आप देखेंगे तो ज़्यादातर ये केसेस जो SC ST OBC में प्राप्त होते हैं, जिसका कारण निर्धन होना और अशिक्षा होना ही है। यदि ये दो समस्याओं का समाधान सरकार करती है तो बहुत हद तक रेप में कमी आ सकती है। जी, तो तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से, अपने देशवासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, और जहाँ तक हो सके सरकार से भी अपनी मांग करनी चाहिए कि समान शिक्षा की ओर बढ़े, ताकि देश को जो है प्रगति प्राप्त हो और अन्य देशों के मुकाबले जो है हमारा देश भी आगे बढ़े। जी। और जो टुकड़ों में इस समय बढ़ चुका है बहुजन समाज, उनके लिए क्या कहना चाहें? क्योंकि कहते हैं ना, अगर एक लकड़ी रहे, हर कोई कुछ ना कुछ बिगाड़ देगा अकेली लकड़ी का, लेकिन वो अगर इकट्ठी हो जाती है तो कोई तोड़ नहीं पाता है। अभी बहुजन समाज संघर्ष कर रहा है, ये संघर्ष का समय है। इसमें से बहुत सारे नेता निकलते हैं और आते हैं और जाते हैं,
इस संघर्ष के समय में सब एक दूसरे से मंथन कर रहे हैं और ये जो आपका सेमिनार है उसी का एक रूप है। अभी इस मंथन से जो है एक निर्णय निकलेगा जिससे बहुजन समाज जो टुकड़ों में बटा हुआ है वो एक मंच पर आने का प्रयास करेगा। ये जो संदेश है ये बहुत दूर तक जाता है। अब लोग जो है जागरूक हो रहे हैं और सब एक मंच पर आने का प्रयास कर रहे हैं। जी, जैसे कि बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। संघर्ष करो और तो संगठित बस बनो। तो उसी तरफ जो है ये जो देश है और अपने यहाँ के जो लोग हैं, बहुजन समाज है, SC ST है, आगे बढ़ रहा है और मैं चाहता हूँ इसी तरह से आगे बढ़ें और सेमिनार होते रहे ताकि लोग एक दूसरे से परिचित हों और एक दूसरे के करीब आ सकें और एक मंच साझा कर सकें। तो एडवोकेट KKL गौतम जी ने जिस प्रकार से बताया कि संगठित होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है और एकता के ज़रिए हम अपनी बात मनवा सकते हैं जो कि असंभव होती हैं। तो हम एकता के ज़रिए ही वो सब बातें हम सरकार से मनवा सकते हैं जो हमारे हित में है।